देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विलयन। इस वीडियो में हम विलयन चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें जो अगला टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलायक की एक निश्चित मात्रा को हम फिक्स कर लेते हैं, तो उसमें जितना विलेय घोला जा सकेगा उसे हम क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक के किसी निश्चित द्रव्यमान में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या है, जैसे नॉर्मलता है, मोलरता है, फार्मलता है, ग्राम पर लीटर में सांद्रता है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ऐसे बहुत सारे हैं यूनिट या व्यक्त करने की विधियां हैं बहुत सारी। हम पहले देख लेते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, यौगिक का भार बटे अणुभार। मतलब ग्राम में मात्रा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, यौगिक का भार लिखेंगे। ये मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब है सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या होती हैं। मोलरता हम पहले देखते हैं। मोलरता क्या होती है, फार्मूला क्या होता है मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हम क्या कर देते हैं, अब आयतन जो है इसे हम कितना 1 लीटर मान लेते हैं। तो जितना, अब देखिए 1 लीटर, अगर हम इसे 1 लीटर मान लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा 1, यानी मोलों की संख्या को हम अब फिर क्या कह देंगे, मोलरता कह देंगे। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन के एकांक लीटर आयतन में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन के एकांक लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला ये होता है, तो इसका मात्रा क्या होगा, देखो मोल है यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, और बटे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा लीटर, यानी मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा इसका मात्रा। एक मोलर विलयन, अच्छा मोलर विलयन क्या होता है या एक यम क्या होता है। देखिए जिसकी मोलरता 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मोलर विलयन कहेंगे। अगर देखिए अगर इसका मान मतलब नीचे भी 1 आ जाए, मतलब 1/1 जब आ जाएगा, मतलब विलेय के मोलों की संख्या 1 होगी और विलयन का आयतन भी 1 होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, यानी 1 मोलर विलयन हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये है, यदि विलयन के एकांक लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ हो तो हम विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1 यम से प्रदर्शित करते हैं। 1 यम का मतलब क्या है, इसकी मोलरता कितनी है, 1 है। इसकी मोलरता कितनी है, 1 है। यदि विलयन के एकांक लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ हो तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके अलावा भी सेमी मोलर, इसका मतलब क्या होता है, m/2 हो जाएगा मोलरता, मतलब 1/2 एम लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोलर होते हैं ना, मोलर विलयन होंगे। इसके बाद है मोलरता। मोलरता का मतलब क्या होता है, देखिए विलायक के फार्मूला क्या होता है मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। या फिर इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। तो देखिए यहाँ से जब ग्राम में इसे चेंज करेंगे, किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ये मतलब यहाँ जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 ग्राम में लिखेंगे, सीधे सीधे ये बात है। फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, ये होता है फार्मूला इसका। तो विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे कि ये फार्मूला होता है इसका मोलरता का, हम क्या कहते हैं, विलायक की मात्रा कितना कर देते हैं, 1 किलोग्राम कर देते हैं। नीचे आ गया 1, यानी विलेय के जितने भी मोल होंगे वही किसके बराबर आ जाएंगे, मोलरता के। विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है इसमें, देखिए आयतन का कोई भी पद नहीं है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, जो मोलरता होती है ताप पर निर्भर नहीं करती है, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा एक होता है मोलल विलयन, जब इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब देखिए ला है यहाँ पर मोलरता, जब इसकी मोलरता 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलल विलयन कहेंगे। नहीं, विलायक के 1 किलोग्राम में यदि विलेय का 1 मोल घुला हो उसे हम क्या कहेंगे, मोलल विलयन कहेंगे। और मोलल विलयन को कैसे दर्शाते हैं, 1 स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर ग्राम या मोल प्रति किलोग्राम ना, ये होता है।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मलता पर। विलयन की नॉर्मलता, इसका फार्मूला क्या होता है विलयन की नॉर्मलता का? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फार्मूला ये होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर क्या होती है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और तुल्यांकों की संख्या ये कैसे आती है? तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होती है? विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांक के भार। और तुल्यांक के भार का फार्मूला क्या होता है? और भार बटे एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मान अलग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखिए होता क्या है, अभी बाद में देखते हैं। नॉर्मल विलयन क्या होता है? जिसकी नॉर्मलता 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल विलयन कहेंगे। या फिर ऐसे कह दो, वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। या फिर देखो, अगर यहाँ आ जाए 1/1 आ जाए, मतलब विलयन का आयतन भी 1 हो और विलेय के यहाँ देखिए ये 1/1 आ जाए, नॉर्मलता बराबर ये कितना होगी? ये यहाँ फार्मूले में मतलब विलेय के तुल्यांकों की संख्या 1 आ जाए और विलयन का आयतन भी 1 आ जाए, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा ना। फिर यहाँ से आ सकता है। तो ऐसे ही देखिए परिभाषा क्या होती है, विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक घुला हो तो विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं या 1n विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से सेमी नॉर्मल होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/2। सेमी का मतलब आधा आधा। सेंटी नॉर्मल अलग बात है, सेमी नॉर्मल अलग बात है। तो क्या होगा? n/2 होगा। टेसी नॉर्मल n/10 होगा। n/10 नॉर्मल विलयन यानी 1/10 इसकी नॉर्मलता होगी। अब देखिए एक्स फैक्टर हम देख लेते क्या होता है। देखिए तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करेंगे? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर का मान क्या होता है? जैसे अम्ल अम्ल के लिए क्या होगा? अम्ल की क्षारकता के बराबर होगा। मतलब कोई भी अम्ल जितना H+ दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl है तो HCl में कितना H दे सकता है? HCl यानी 1 H देगा, यानी एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H2SO4 में देखिए ये कितना H देगा? ये 2 H दे सकता है, यानी कितना हो जाएगा? इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, नेक्स्ट फैक्टर का मान 2 हो जाएगा। सेम ऐसे H3PO4 है तो यहाँ ये इसकी क्षारकता कितनी होती है? 3 होती है, यानी नेक्स्ट फैक्टर का मान कितना होगा? इसके लिए 3 होगा ना। इसके बाद आ जाते हैं हम क्षार के लिए क्या होता है? क्षार की अम्लता के बराबर होता है। क्षार की अम्लता क्या होती है? एक्स फैक्टर जो है क्षार की अम्लता के बराबर होता है। कोई भी क्षार जितना OH देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी अम्लता कहते हैं, क्षार की अम्लता कहते हैं। से KOH 1 OH दे सकता है तो एक्स फैक्टर का मान 1 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? 2 OH देगा ना, एक्स फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो लवण है, लवण के लिए क्या होगा? कुल धनावेश की मात्रा होगी या कुल ऋणावेश की मात्रा हो सकती है लवण के लिए। जैसे है NaCl है तो Na पर कितना चार्ज होगा? देखिए NaCl टूट जाएगा Na+ में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। देखिए कितना धनावेश है? 1 धनावेश की मात्रा है तो आ जाएगा एक्स फैक्टर का मान 1 होगा। लेकिन KCl MgCl2 डॉट 6H2O में क्या होगा? एक्स फैक्टर का मान 3 होगा। जैसे KCl किस में टूटेगा? K+ में टूट जाएगा Cl नेगेटिव, और MgCl2 किस में टूटेगा? ये Mg2+ में टूटेगा और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा ना। ये नहीं कितना धनावेश हो गया? देखिए ये टोटल इतना 3 धनावेश है। K पर 1+ है, Mg पर 2+ है, यानी टोटल धनावेश की मात्रा कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी एक्स फैक्टर का मान जो है कार्नेलाइट के लिए कितना होता है? कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2 डॉट 6H2O का नाम क्या है? कार्नेलाइट। इसके लिए क्या होता है? एक्स फैक्टर का मान 3 होता है। सेम ऐसे आवेश के लिए क्या होगा? आवेश के लिए जो है एक्स फैक्टर का मान होता है, आयन के लिए जो है आवेश की मात्रा के बराबर होता है। जैसे सल्फेट है 2 आवेश होगा, एक्स फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 2। फास्फेट आयन है PO4 3 नेगेटिव, यानी एक्स फैक्टर का मान हो गया 3। एल्यूमिनियम धनायन है यानी Al3+ है, एक्स फैक्टर का मान हो जाएगा 3। तो एक्स फैक्टर का मान इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अगले पर, ग्राम पर लीटर में सांद्रता।
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए फार्मूला क्या होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए नाम से क्लियर है, ऊपर विलेय की मात्रा ग्राम में होना चाहिए, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। सांद्रता ग्राम पर लीटर में, इसका मतलब क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, या फिर कह दो विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और एक और फार्मूला याद रखना यहाँ से, ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर होता है अणुभार गुणे मोलरता। अणुभार गुणे मोलरता ये होगा ना। ये मोलरता में कैसे चेंज होगा, जब यहाँ से हम क्या करेंगे, अणुभार से भाग करेंगे, यहाँ से अणुभार इधर भाग करेंगे, अणुभार से इधर भाग करेंगे, तो अपने आप ये मोलरता में चेंज हो जाएगा, यानी मोलरता गुणे इधर नीचे इधर चला जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर क्या होता है, अणुभार गुणे मोलरता होती है। अब हम आ जाते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज देखिए ऐसे, देखिए जैसे दो घटक हैं, जैसे किसी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या कर देंगे, उसके मोलों की संख्या लिख देंगे, नीचे क्या होगा, विलयन में कुल जितने मोल हैं उसके मोलों की संख्या। परिभाषा क्या होती है, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। और हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलांश या मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे मान लेते हैं, यदि विलयन में दो घटक हैं, मतलब द्विअंगी विलयन है, मतलब कोई दो ही हैं, जैसे एक विलेय है एक विलायक है, घटकों ए और बी के मोलों की संख्या Na तथा Nb है, तो घटक ए का मोल प्रभाज क्या होगा, ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी ए और बी के मोलों की संख्या का योगफल आ जाएगा Na बटे काई ए बराबर क्या होगा, Na बटे Na प्लस Nb। सेम ऐसे घटक बी का मोल प्रभाज क्या होगा, बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी काई बी बराबर क्या होगा, Nb बटे Na प्लस Nb। देखिए होता क्या है, जितने भी होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, सभी के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, एक होता है। से काई ए और काई बी को जोड़ेंगे, देखो हर में सेम है ना दोनों ये, तो ऊपर भी कितना आएगा, Na प्लस Nb आ जाएगा, नीचे भी Na प्लस Nb है, तो कट के आ जाएगा एक। मतलब विलयन में जितने भी घटक होते हैं, सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, एक होता है। यही लिखे यहाँ पर, विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योगफल एक होता है, ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय के पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन विलयन में जो है कितना पार्ट जो है विलेय का है, वही क्या कहलाएगा, पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। फार्मूला क्या होता है पीपीएम में सांद्रता का, विलेय के ग्रामों की संख्या बटे, विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे क्या होता है, 10⁶ होता है। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, विलयन की मात्रा हम 10⁶ मान लेते हैं, 10⁶ हो जाएगा कैंसिल, तो जितना विलेय के ग्राम की संख्या होगी या ग्राम में मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। परिभाषा क्या होता है, विलेय के 1 मिलियन में यानी 10⁶ ग्राम में घोलित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। जैसे अगर दिया है 10 पीपीएम ऑक्सीजन का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि विलयन जो है 10⁶ ग्राम है, विलयन की मात्रा 10⁶ ग्राम है, तो उसमें 10 ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। विलयन के 10⁶ ग्राम में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 10 ग्राम है, यानी 10 पीपीएम सांद्रता होगी। फिर पीपीबी में सांद्रता क्या होती है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता बराबर क्या होगी, ये विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 10⁻⁹ होगा। अब देखिए हम विलयन की ग्राम में मात्रा को कितना मान ले रहे हैं, 10⁹ इधर नीचे मान ले रहे हैं। अब 10⁹ यहाँ माने हैं, 10⁹ यहाँ, ये दोनों कट जाएंगे, तो जो विलेय की ग्राम में मात्रा होगी किसकी बराबर हो जाएगी, पीपीबी में सांद्रता हो जाएगी। तो परिभाषा ऐसे बताएंगे हम, इसे हम कितना मान लेते हैं, 10⁹, जो विलेय की मात्रा होगी वो विलयन की सांद्रता के बराबर होगी, पीपीबी में सांद्रता के बराबर। 1 बिलियन
10⁻9 ग्राम विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीवी में सांद्रता कहते हैं। जैसे कि 1025 पीपीवी ग्लूकोज विलयन, इसका मतलब क्या है कि 10⁻9 ग्राम विलयन में जो है घुलित ग्लूकोज की मात्रा कितना है, 1025 ग्राम है। याद रखना, फिर से क्या बोल रहे हैं हम, 1025 पीपीवी ग्लूकोज विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि विलयन की मात्रा 10⁻9 ग्राम है तो उसमें कितना ग्लूकोज घुला हुआ है, 1025 ग्राम, ये मतलब है। फिर से 1025 पीपीवी ग्लूकोज विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि 10⁻9 ग्राम विलयन में 10⁻9 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितना घुला हुआ है, 1025 ग्राम, याद रखना ये। इसके बाद हम आ जाते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है, जैसे जो ऊपर मतलब W/W, इसका मतलब क्या है, जो विलेय है ऊपर लिखा है, जो विलायक है वो नीचे लिखा है, ये स्मॉल है ऊपर वाला, नीचे वाला कैपिटल है। यानी विलयन की मतलब विलेय की द्रव्यमान में मात्रा, या फिर कह सकते हो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे विलयन का कुल ग्राम में मात्रा या कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। प्रतिशतता यानी गुणे 100 करेंगे हम ना। ये से दिया है 10% W/W ग्लूकोज का विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, तो उसमें कितना ग्राम ग्लूकोज का घुला हुआ है, ये 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 10% है ना, यानी 100 ग्राम विलयन, यदि कुल विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, तो उसमें कितना ग्लूकोज घुला हुआ है, 10 ग्राम। तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 - 10 कर देंगे, आ जाएगा 90 ग्राम। याद रखना कितना होगा, 90 ग्राम होगा ना। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं आयतन प्रतिशतता पर। आयतन प्रतिशतता क्या होती है, देखिए फार्मूला होता है, यानी V/V, यानी ये ऊपर क्या है, अवयव है या विलेय है, नीचे क्या है, विलयन का कुल द्रव्यमान है। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, आयतन है नीचे देखिए, आयतन में होनी चाहिए ना। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। प्रतिशतता है यानी 100 कर देंगे हम। जैसे है इथेनॉल का 20% V/V जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि विलयन की कुल मात्रा कितना है, 100 ग्राम है, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, इथेनॉल की मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम। 20 ग्राम नहीं, 20 ml, याद रखना। आयतन है ना तो ml होना चाहिए, मिलीलीटर होना चाहिए। आयतन है तो किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से क्या कर देंगे हम, 20 घटा देंगे, तो यहाँ से 80 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, 80 मिलीलीटर हो जाएगा। याद रखना ये आयतन में थे ना। विलयन की कुल मात्रा हम कितने माने हैं, कितना माने हैं, 100 ml, 20% था ना ये, तो इथेनॉल की मात्रा कितनी हो गई, 20 ml हो गई। जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 - 20 यानी 80 ml हो जाएगा। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या है, W/V, यानी ऊपर क्या होना चाहिए, जो अवयव है उसकी मात्रा जो है ग्राम में होनी चाहिए, और जो नीचे विलयन है इसका आयतन होना चाहिए, किसमें, ml में होना चाहिए, गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, औषधियों और फार्मेसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दिया है 30% W/V ग्लूकोज का विलयन, इसका मतलब क्या है, यदि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ये देखिए विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ml, आयतन में होना चाहिए, इसकी मात्रा 100 ml है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 100 ml है। यदि विलयन की मात्रा 100 ml है तो ग्लूकोज इसमें कितना घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है। तो यहाँ से हम जल की मात्रा की गणना नहीं कर सकते हैं। इस विलयन में हम जल कितना घुला हुआ है उसकी मात्रा की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीलीटर में, अगला ग्राम में है ना, इसलिए। अब हम आ जाते, बस यहाँ से सांद्रता का टॉपिक खत्म होता है।